गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 153 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, और ये टेस्ट है यूपी आरओ के लिए, और उसमें भी जीएस पेपर 1, ठीक है, जिसमें 140 प्रश्न आते हैं जीएस के, और सेकंड पेपर जो होता है हिंदी का होता है उसमें 60 प्रश्न आते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग है, जैसे यूपी पीसीएस में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 153 आगे जो भी फ्यूचर में टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंट रेखा है वो 1896 में सर डूरंट के द्वारा निर्धारित की गई थी, और यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा? ठीक है, जो डूरंट रेखा है वो 1896 में सर डूरंट के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी, लेकिन यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी है इसका आंसर। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा है, 1896 में सर डूरंट के द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। इसी तरह से जब देश का विभाजन हुआ था तो सर रेडक्लिफ के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा जो है निर्धारित की गई थी, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच भी निर्धारक रेखा जो है वो रेडक्लिफ ही है, किसी किसी एग्जाम में पूछ ले आता है, ठीक है। तो रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, और रेडक्लिफ ही भारत और बांग्लादेश के बीच भी, और डूरंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। डी है इसका आंसर। देखिए, भारत का जो मानक है वो जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा जो मानक समय है ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे हो गया? 5.5 घंटे आगे। यानी इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होता है तो भारत में बजते हैं शाम के 5:30। सभी देशों का समय इसी आधार पर जो है तय किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में यह रेखा इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नज़दीक मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है, और इसी मानक मेरिडियन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी निर्धारित किया जाता है। कई बार प्रश्न किया है ये मैंने। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये, और भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजर जाती है, ठीक है, गुजरात से लेकर मिजोरम तक। तो उन 8 राज्यों में त्रिपुरा है, मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, नागालैंड नहीं है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, बिहार भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, अरुणाचल भी हो सकता है। तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर कोई गुजरती है ये। जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और इसी क्रम में याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 8 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। राज्य पूछ रहा, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर पूछ ले तो 9 हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से भी लग जाएगा। फिर डी है इसका आंसर। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और उत्तर प्रदेश की सीमा एनसीआर यानी दिल्ली से भी लगी हुई है, तो टोटल 9 हो गए। राज्य पूछेगा तो 8 उत्तर है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूछेगा तो 9। त्रिपुरा निम्नलिखित में से किस देश से 3 ओर से घिरा हुआ है? देखिए, त्रिपुरा घिरा हुआ तीनों तरफ से, बांग्लादेश उसको घेरे हुए है, ये है इसका आंसर, ठीक है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, और त्रिपुरा केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और एक और सिक्किम, वो भी 3 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ है सिक्किम,
ऊपर से आता है चीन, इस साइड से आता है भूटान और इस साइड से है नेपाल और नीचे से पकड़े हुए उसको भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल। संकोच नदी का उद्गम कहाँ से होता है? संकोच नदी भारत से नहीं निकलती, तो सिक्किम को एलिमिनेट कर दीजिए। ये निकलती है उत्तरी भूटान से, फिर भारत में प्रवेश करती है, भी है इसका आंसर। तो संकोच नदी का उद्गम जो है वो उत्तरी भूटान से होता है और यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसे स्वर्णकोषा नदी भी कहा जाता है और यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7, दो स्टेटमेंट वाला। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं और ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। अरावली के पूर्वी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। अरावली के पूर्वी ओर से, अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी निकल रही है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट होगा, ये है इसका आंसर। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित हैं और ये सबसे पुराने चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर। और अरावली के पश्चिम की ओर से माही नदी एवं लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो अरावली के पश्चिम से निकल रही है लूनी और माही, न कि पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 8, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में हैं, जो एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी है? अन्नाई मुडी। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी हुई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई में स्थित अन्नाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 9, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न फिर से है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है और पाल घाट गैप जो है वो पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिस मिलन बिंदु पर मिलते हैं वो क्या है? वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और उसमें भी एग्जैक्ट पॉइंट क्या है? वो है पाल घाट। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप जो है पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यानी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के मिलन स्थल पर जो पहाड़ियाँ स्थित है उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ और इसमें भी जो मेन बिंदु है पाल घाट। 10वां प्रश्न, दो स्टेटमेंट वाला। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है और कोको जलमार्ग जो है इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, ये है इसका आंसर। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है और कोको जलमार्ग जो है कोको चैनल वो इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। व्हीलर द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर स्थित है? व्हीलर द्वीप है ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, यह है इसका आंसर। देखिए, व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है और यहाँ भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम बदलकर कुछ साल पहले से ही क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव, सदाहरित पर्णपाती यानी उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और यह है उष्णकटिबंधीय डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन भी आपको मिलेंगे। सर्वाधिक तो यही है अंडमान निकोबार में और पर्णपाती वन भी हैं यहाँ पर, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पर। तो तीनों प्रकार के हो गए, डी है इसका आंसर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट मिलेंगे, सदाहरित, ठीक है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ ग्रासलैंड भी है जो केवल निकोबार में है, जबकि पर्णपाती वन अंडमान में आम है और वे निकोबार में लगभग अनुपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दो कथन दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है और इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन और आलू आदि फसलें जो है उगाई जाती है। कौन सा इसमें सही है? देखिए, भारत में जो सबसे ज़्यादा है वो मिट्टी जो पाई जाती है वो यही है, जलोढ़ मिट्टी, एलोवियल सॉइल इसको बोलते हैं। दो प्रकार की होती है ये,
ठीक है, एक बांगर दूसरी खादर। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है और भारत की मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। अब इसमें भी नई वाली कौन सी, पुरानी वाली कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है? तो पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, ठीक है, जबकि नदियों के आसपास के क्षेत्र में हर साल बहाकर लाई जाने वाली नवीन और सर्वाधिक उपजाऊ जो मृदा है उसको बोलते हैं खादर। इसको याद रखिएगा, खादर मृदा बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, यानी ये वाली अधिक उपजाऊ है इसकी अपेक्षा। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज इसका उत्तर है। देखिए, सतलज नदी तिब्बत में राक्षस या राक्षसथाल झील से निकलती है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए हिमाचल राज्य में प्रवेश करती है और ये हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आगे चलकर ये ब्यास नदी में मिल जाती है। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तीसरा नदी तो उड़ीसा से होकर ही नहीं बहती। नर्मदा भी एलिमिनेट कर दीजिए, इसका उत्तर महानदी हो जाएगा। देखिए, महानदी जो है वो पूर्वी भारत की नदी है और ये छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, यानी उड़ीसा में। नंबर 6 पर आ जाइए। नीचे दिए गए नदियों को ध्यान से देखते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उपरोक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। महानदी तो डेल्टा बनाती है, ठीक है। अभी देखा ऊपर हमने प्रश्न में, गोदावरी भी बनाती है, कृष्णा भी बनाती है, कावेरी भी बनाती है। तो अधिकतर जो पूर्व वाहिनी नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं और पश्चिम वाहिनी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में करती हैं सारी की सारी, और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा से प्रश्न आया तो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व का न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा की आकृति है त्रिभुजाकार। बिल्कुल, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और ये डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है और डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी मुहाने पर बनता है, ठीक है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। नंबर 18 पर आइए। भारत का कौन सा द्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है? भारत में दो द्वीप प्रवाल से बने हैं, एक तो लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, भारत में दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। और जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, ये तीन स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, कौन सा इसमें सही होगा? भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत हैं और भारत का हिमालय पर्वत जो है वो भी वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन। ये तीनों के तीनों सही हैं एकदम, डी है इसका आंसर। देखिए, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई जो है वो कम है। ये पुराने वलित पर्वत हैं और भारत का हिमालय पर्वत भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो जिन पर्वतों की सतह जो है वो उबड़ खाबड़ होती है और शिखर उनका शंक्वाकार होता है, ऐसे पर्वतों को क्या कहोगे? वलित, भ्रंश, ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। ऐसे पर्वतों को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन, यानी वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ होती है, शिखर होता है उनका शंक्वाकार, ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन कहते हैं।
हिमालय और आल्प्स पर्वत वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ये 20 प्रश्न थे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद।